हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आप बिल्कुल ठीक होंगे, ये मेरी आशा है, उम्मीद है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं राजू यादव, आपका इंग्लिश का टीचर, और आपके बीच में आज फिर मैं एक बहुत ही खास और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। एक बहुत ही खास इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर लेकर आया हूँ, टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस स्ट्रक्चर। और नीचे मैंने एक लिखा हुआ है SVO। SVO या कह सकते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसा कि बच्चों आपने सुना नहीं होगा SVO क्या है, लेकिन जैसे ही हम इसे पढ़ाना शुरू करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर को, तो आप समझ सकेंगे कि ये क्या चीज़ है। और बहुत आसान है, लेकिन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यूज प्रयोग सभी जगह पर इंग्लिश में किया जाता है। आप चाहे उसमें किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी क्लास की तैयारी कर रहे हो, तो इसका कहीं ना कहीं आपको प्रयोग दिखाई जरूर देगा। मैं बिल्कुल विशेष ध्यान इस चीज पर रखता हूं कि आप तक केवल खास खास चीजें ही पहुंचे, ताकि आपको उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ, प्रॉफिट मिल जाए। तो आप बिल्कुल ठीक हैं, मैं ठीक हूं। तो आओ हम आज शुरू करते हैं। और अपनी वीडियो शुरू करने से पहले, ये टॉपिक शुरू करने से पहले, मैं 2 लाइन कहूंगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के कश्ती पार नहीं होती। तो तालियां जरूर बजाएं और समझें, और ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि हमें हार्ड वर्क करना ही करना पड़ेगा, मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। मेहनत से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, अच्छे अंक हम परीक्षाओं में ला सकते हैं, अच्छी नौकरी पर जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट हो जाओ और आओ आज पढ़ें हम एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, जिसका नाम है सेंटेंस स्ट्रक्चर, और उसका शॉर्ट फॉर्म भी मैंने लिखा है SVO। सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारा जो वाक्य है वो कैसे बना हुआ है, यानी हम उसे कह सकते हैं बनावट। बनावट, या इसे हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं ढांचा। आप सामान्य भाषा में अगर समझें कि हम किसी चीज को अगर उसका निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज को हम बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या लगाते हैं, क्या क्या मटेरियल हम उस चीज में लगाते हैं। एक मकान बनाने के लिए हमारे पास में क्या क्या चीज चाहिए जिससे कि एक मकान तैयार हो जाए। ठीक उसी प्रकार से हमारा सेंटेंस है, एक वाक्य है, हम उसकी बनावट में क्या क्या लगाएं, उसे बनाने के लिए हम उसमें क्या क्या जोड़ें, ताकि हमारा सेंटेंस पूरा हो जाए, सही हो जाए, उसका अर्थ बिल्कुल ठीक निकल कर आए, और मीनिंगफुल वो हमारा सेंटेंस होना चाहिए। सामान्य भाषा में हम कह देते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की अगर मैं छोटी सी परिभाषा आपको दे दूं, तो आप इसे समझते भी हैं और आपने ये कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ा होगा। तो हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। वर्ड्स मतलब शब्द, शब्दों का अर्थ जिसका निकल सके अर्थ, उन शब्दों को अगर हम सही क्रम में, राइट क्रम में रख दें, तो उस ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। यानी हम एक लाइन में लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है वो? आपका सेंटेंस है। अब हम इसे, जब हमने कहा कि वर्ड्स होने चाहिए, शब्द होने चाहिए, तो उसकी बनावट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम किसी सेंटेंस को सही तरीके से लिखते चले जाएंगे, तो कौन कौन से शब्द, कौन कौन सी चीजें हमें उसमें इस्तेमाल करनी होगी, वही आपका क्या कहलाता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। वाक्य की बनावट, वाक्य का रूप, कैसा रूप है वाक्य का, किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज उसमें आई है, वो सब हमारे बीच में आएगी। क्या आएंगे लेकर के हम उसमें? हम उसे कहेंगे सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे वर्ड्स, वर्ड्स माने वही शब्द है, वे माने तरीके से, और रेफर्स माने दिखाई दें या रख दें, कहां कहां क्या रखना है। पहले चीज हम छोटे वाक्य या वाक्यांशों को कहते हैं। कुछ वाक्यांश होते हैं, वाक्य से थोड़े अंश होते हैं वाक्यों के, पूरे वाक्य ना होकर के वे वाक्यों के अंश होते हैं, उन्हें हम पैरासिज से नाम के जानते हैं, वाक्यांश के नाम से जानते हैं। दूसरे रूप में हम, दूसरा और होता है एंड क्लाउजिज। क्लाउजिज होता है उपवाक्य, ये वाक्यांश से थोड़े बड़े होते हैं।
वाक्य के छोटे हिस्सों को हम वाक्यांश कहते हैं, यानी हम पैरासीज कहते हैं। और क्लाउज जो है छोटे छोटे वाक्य होते हैं, अगर उन्हें हम इकट्ठा कर दें तो एक सेंटेंस बन जाता है। उनका हमें क्या करना है, अरेंज्ड टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस जिसका अर्थ निकल जाए, ऐसा वाक्य जिसका अर्थ बिल्कुल सही हो, वो हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस होगा, अर्थ सहित वाक्य होगा। अंडरस्टैंडिंग इट इज क्रूशियल, क्रूशियल बोलते हैं अति आवश्यक होता है। ये क्या होता है अति आवश्यक, टू क्लियर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप करते समय क्लियर हो जाए कि एक आदमी हमें क्या कह रहा है, हम उस आदमी से क्या बात कर रहे हैं। कभी भी वाक्यों को उल्टा सुल्टा अगर बोलेंगे तो हो सकता है वो हमारी बात ना समझ सके या हम उसकी बात ना समझ सके। लेकिन उसमें क्या अति आवश्यक है कि हमारा जो क्लियर बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पष्ट। यानी हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सही वार्तालाप, सही वार्तालाप हमारी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, कभी आप पढ़ोगे, एमबीए में भी इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश में ये शब्द आया है तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरे हमारे अपनी बात हमारे तक पहुंचाएं, उसे हम कम्युनिकेशन या हम उसे वार्तालाप कहते हैं। तो ये फिर मैं एक बार समझा देता हूं। सेंटेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे वर्ड्स, पैरासीज, क्लाउजेज आर अरेंज्ड टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। ऐसे ऐसे शब्द या वाक्यांश या छोटे छोटे वर्ड्स को मिला करके रखना है और हमें एक वाक्य कैसा बनाना जिसका अर्थ निकल सके। और ये अति आवश्यक किस चीज में है, वार्तालाप करने में। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर दोगे तो वो सेंटेंस में दोगे। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, मैं कह रहा हूं हु आर यू, आप कौन हो, तो क्या आप उसका उत्तर सेंटेंस में नहीं दोगे, आप दोगे आई एम, अपना नाम बोल देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, सेंटेंस एक ग्रुप है शब्दों का। इसका एक उदाहरण कैसे कह सकते हैं, आई एम ए स्टूडेंट। हमने लिखा मैं एक स्टूडेंट हूं, आपके लिए लिख रहा हूं मैं तो टीचर हूं, लेकिन मैं लिख रहा हूं आई एम ए स्टूडेंट। क्या हुआ, ये एक वर्ड ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये होगा, एक आपका ये हो गया, चार शब्द देखो आप इसी में आ गए। तो आपका अर्थ निकल का कि मैं एक विद्यार्थी हूं। अब आगे पढ़ेंगे इसका और विस्तार से। कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के घटक कौन कौन से होते हैं, भाग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना, मैं अभी जो पीछे बता कर रहा हूं, एस बी ओ, क्या है ये एस बी ओ, अब आप जान सकेंगे। कैसे जान सकेंगे, एस माने सब्जेक्ट, यानी पहला पॉइंट हमारा इसके अंदर क्या होना चाहिए, वो सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा वर्ब होना चाहिए, और लास्ट चीज इसमें ही हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखिए, एस सब्जेक्ट हो गया, वर्ब बी वर्ब हो गया, ओ ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये विशेष ध्यान रखना आपको कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। मेन तीन चीज है, इन तीन चीजों में ही बहुत सी चीजें बढ़कर आ जाती हैं, उन्हें हम इन्हीं के नाम से कहीं ना कहीं बता देते हैं कि सब्जेक्ट बड़ा हो सकता है, वर्ब डबल हो सकती है, हेल्प वर्ब प्लस वर्ब हो सकती है, ऑब्जेक्ट 2 3 4 हो सकते हैं, यानी एक से अधिक हो सकते हैं। तो सेंटेंस किन चीजों से बना, तीन चीजों से बना। उसी का नाम हमने क्या किया, एस वी और शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है, किसी भी चैप्टर में, किसी भी इंग्लिश में कहीं भी चले जाओ आप, एस वी ओ अगर नहीं समझ सके, अगर सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर बनावट रूप नहीं समझ सके, तो ये मान के चलना कि आप कहीं ना कहीं गलती जरूर करोगे, आप कहीं ना कहीं नंबर कम प्राप्त करोगे। तो ये बहुत विशेष बात मैं बता रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो है इस वीडियो में याद कर लें तो आपको इसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को मतलब होता है कर्ता। कर्ता क्या होता है भाई, जो काम करने वाला होता है। काम करने वाला कौन होता है भाई, ये काम करने वाला ही आपका सब्जेक्ट या कर्ता होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा एस।
यहां तक समझ में आई। और इसमें दिया भी है द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन, जो काम करता है, जो पर्सन व्यक्ति, कोई आदमी, कोई बच्चा, बड़ा छोटा, हमारे बुजुर्ग जो भी हैं, वे सब क्या हैं, वे कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे इसमें एग्जाम्पल आया है, सी इज रीडिंग। आप समझो यहाँ पे काम हुआ है रीडिंग, पढ़ने का। किसने किया है? वो सी ने किया है। ये सी जो है ये क्या हुआ? ये आपका सब्जेक्ट हो गया भाई, समझ में आया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब हम दूसरी चीज समझेंगे। दूसरी चीज हमारी है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया, क्रिया को हम दूसरे शब्द में कैसे कहेंगे? जो काम किया जाएगा, जो काम किसी वाक्य में हो रहा है, जो काम हो रहा है, हम उसे क्या कहेंगे? क्रिया। जो काम हो रहा है क्या कहेंगे उसे? हम क्रिया, यानी वर्ब कहेंगे। अब वर्ब का मैं उदाहरण नीचे देखो, इसमें दिया भी है द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग माना होता है होना, बीइंग मतलब होना। कोई भी एक्शन हुआ, बीइंग माने होना, कोई एक्शन हुआ, क्या है वो हमारा वर्ब है, वो हमारी क्रिया है। हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे वर्ब कह दें। ठीक है, दो चीज समझ में आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 3 चीज पर, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसे हम जब लिखते हैं तो इसे हम हिंदी में कर्म लिखते हैं, हम इसे हिंदी में कर्म लिखते हैं। अब कर्म का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, समझ में आएगा। एक लाइन में लिखा है द रिसीवर ऑफ द एक्शन सम टाइम्स ऑप्शनल। क्या होता है कि कुछ बार ऑप्शनल का भी बताऊंगा मैं, कुछ बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता। इन्हीं वाक्यों में कुछ बार विकल्प हो जाता है कि वो वाक्य में सब ऑब्जेक्ट आया नहीं आया, कुछ बार हो जाता है नहीं भी होता, बताएंगे हम उसके लिए भी, पहले समझेंगे। द रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन को किसने प्राप्त किया या काम किस चीज पर किया गया। अभी देखिए आप, मैं कहता हूं सी इज रीडिंग ए बुक, लिख दो यहां पे। किस चीज को पढ़ रहा है? वह वह एक किताब पढ़ रही है। मैं यहां पर लिख देता हूं बुक पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। ये आपका किस किस चीज को पढ़ा जा रहा है, किस पर रिसीवर हो रहा है, किस पे काम चल रहा है, क्या हुआ? वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जिसे हम कर्म कहेंगे। 3 चीज है, फिर मैं शॉर्टली समझा देता हूं। सब्जेक्ट कर्ता, जो काम करता है, वर्ब जो काम किया जाता है, क्रिया, और ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ हिस्सा है या जिस पर काम हो रहा है। देखो मैं नीचे देखना भूल गया, आप दोबारा से देख सकते हैं। ए बुक, सी इज रीडिंग ए बुक। अब मैं इनमें तीनों चीज खोलकर बता देता हूं। यहां तो ये तो हुआ आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्प वर्ब तो है, लेकिन इन्हें यहां एक ही चीज से संबंधित करेंगे, भी एक ही चीज से जानेंगे। ये क्या हुआ? इज रीडिंग वर्ब हो गई। इसके 2 भाग कर देंगे, ये हेल्प वर्ब में चली जाएगी और ये मेन वर्ब में चली जाएगी। आगे भी समझेंगे, बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जहां वर्ब और हेल्प वर्ब समझाई जाएंगी, और एक वीडियो हमारी हेल्प वर्ब पर बन भी गई है, आप उसे भी देखेंगे। उसे देखकर जानेंगे कि हेल्प वर्ब क्या होती है, और उसकी जानकारी लेने के बाद, जानकारी उसको देखने के बाद आप कमेंट भी करेंगे कि वो अच्छी वीडियो आपको लगी या नहीं लगी। क्या हुआ? किसने काम किया? वो सब्जेक्ट होगा, जो काम किया गया वो वर्ब हो गई, और जिस पर हुआ क्या पढ़ा गया? पढ़ा क्या गया? बुक पढ़ी गई, तो क्या हुआ? वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको अगर यहां तक समझ में आया है तो मैं आगे चलता हूं, लेकिन मैं फिर आपको यहीं पर बोल रहा हूं कि अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि अगली वीडियो में मैं उसे फिर से क्लियर कर दूं कि क्या चीज क्या है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। जब हम सेंटेंस के प्रकारों को देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से वाक्य को अब बनाया गया है, किस प्रकार से वाक्य की बनावट की गई है, तो हम उनमें 3 चीज तो यहां पढ़ते हैं, जिसे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस कह देते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर कह देते हैं कि हमारा जो वाक्य की बनावट है वो किस प्रकार से बनी। तो एक तो हमारे पास में होते हैं वाक्य सिंपल सेंटेंस। सिंपल आप सब जानते हैं, सिंपल का मतलब होता है यहां पे साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं सिंपल को, साधारण वाक्य।
एक आपका होता है कंपाउंड, कंपाउंड वाक्य, इसे हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, देखो अगर आप संयुक्त वाक्य को समझेंगे तो इसके लिखने से ही, इसके बोलने से ही आपकी समझ में आ जाना चाहिए। संयुक्त मतलब जोड़ना। क्या जोड़ेगा? दो या तीन वाक्यों को एक जगह जोड़ेगा, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब इसका आगे व्याख्या होगी, तीनों के बारे में व्याख्या होगी। फिर आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, अब भाई मिश्रित वाक्य क्या हुआ? जैसे संयुक्त हुआ, हमने वाक्य जोड़ा, जोड़ा मिश्रित वाक्य में भी वाक्य ही जाएंगे। दो या तीन वाक्य मिश्रित में जोड़े जाएंगे, यानी मिश्रण कर दिया जाएगा दो या तीन वाक्यों का, और संयुक्त में उन्हें इकट्ठा करके जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट में चल रहे हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा सिंपल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में दोनों में क्या अंतर होता है। अभी पहले समझेंगे कि तीन प्रकार से हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप समझेंगे क्या है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस अभी मैंने लिख दिया है साधारण वाक्य। दोबारा से फिर लिख दिया, साधारण वाक्य है। कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लाउज, ए कंप्लीट आइडिया, एग्जाम्पल आई लाइक एप्पल्स। इसमें क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होती है, एक ऐसा वाक्य होता है, छोटा वाक्य बोल लीजिए सिंपल में, इसमें डबल वाक्य नहीं होता, एक ही सिंगल ही होता है। वो किसी ना किसी प्रकार से दूसरे वाक्यों पर आधारित होता है। अब कहाँ होता है, कैसे होता है? जब हम पैसेज पढ़ाएंगे, जब हम पैसेज में अनसीन पैसेज पढ़ाएंगे या पैसेज बनाना पढ़ाएंगे, तब फिर एक बार ये जरूर आएगा कि सिंपल सेंटेंस कैसा होता है, कम्प्लेक्स कैसा होता है, कंपाउंड कैसा होता है, और आज भी समझ आ रहा है। तो कंप्लीट आइडिया क्या होता है? एक आइडिया कंप्लीट होता है, एक विचार होता है जो पूरा कर लिया जाता है। लेकिन दो नहीं होंगे, एक विचार होगा, एक कंप्लीट विचार होगा, एक कंप्लीट आइडिया होगा, दो नहीं होंगे। दो काहे में होंगे? कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में। तो हम क्या समझते हैं यहाँ पे कि एक छोटा वाक्य जो केवल एक ही विचार पर आधारित होता है, सीधी बात कर देता है। जैसे आई लाइक एप्पल्स, मैं क्या पसंद करता हूं? सेब। देखो अब इसमें हम एसवीओ इसमें भी खोल सकते हैं। आई को एस बोलते हैं, लाइक को हम वी बोलते हैं, एप्पल को हम ओ बोलते हैं। एसवीओ देख लीजिए, एसवीओ फिर आ गया। तो सिंपल का मतलब है आपका साधारण वाक्य हो गए। नेक्स्ट में आप देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस, इसमें उसमें एक था, में एक विचार था। अब इसमें हम क्या करते हैं? कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउज, उपवाक्य दो होंगे और उन्हें जोड़ दिया जाएगा। कहां से जोड़ दिया जाएगा? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है सहवाक्य, यानी समान तरीके के दो वाक्य होंगे, उन्हें हम जोड़ देंगे। कहां कहां से जोड़ सकते हैं? कंजक्शन से जोड़ सकते हैं। कैसे? और से जोड़ सकते हैं, एंड से जोड़ सकते हैं, नोर से, बट से, और से, यट से, सो से। इसके अलावा और अन्य कंजक्शन है। हम छोटे छोटे दो विचार पकड़ेंगे और उन्हें दोनों को एक जगह जोड़ देंगे। क्या होगा? वो आपका सहवाक्य, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, उन्हें हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। अब कैसे हुआ? हमने नीचे वाक्य लिखा है आई लाइक एप्पल्स एंड सी लाइक्स बनानास। यहां दो विचार आ गए। एक विचार तो आ गया कि मैं सेब पसंद करता हूं, लेकिन सी के लिए दूसरा विचार है, वो बनानाज यानी वो केले पसंद करती है। तो दोनों में अंतर आ गया। दोनों को क्या किया? दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया। क्या हो गया? ये आपका संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। देखो ज्यादा कुछ नहीं होता, अगर आप थोड़ी सी समझ से, ध्यान से अगर हम देखें क्या पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है।
अभी मैं 3 प्रकार के सेंटेंस जो पढ़ा रहा हूँ, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल साधारण हो गया, कंपाउंड में दो विचार इकट्ठे कर दिए कंजक्शन से। यहाँ पर एक छोटा सा अंतर हो रहा जाएगा, कॉम्प्लेक्स में मिश्रित। वहां तो समान भाव के दो वाक्य हमने जोड़े थे कंपाउंड में, ध्यान रखना है। कंपाउंड में हम हमेशा समान भाव के दो वाक्य जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लाउज, एक तो आश्रित होगा, आश्रित क्या होगा? दूसरे पर, एक दूसरे पर आश्रित होगा, ये आश्रित हम आश्रित कहते हैं, आश्रित उपवाक्य, ठीक है। और दूसरा इसमें एक और होगा, वन और मोर, या दो भी हो सकते हैं वाक्य बचे हुए। वे डिपेंडेंट होंगे, वे आश्रित नहीं होंगे, वे अपने आप पर आधारित होंगे, अपने आप पर निर्भर होंगे, निर्भर होंगे वे अपने आप पर, वे आश्रित नहीं होंगे। या दूसरा जो वाक्य होगा वो आश्रित नहीं होगा, अपने आप पर निर्भर होगा, वे भी क्लाउज ही होगा दूसरा भी। यानी दो छोटे छोटे उपवाक्य जोड़े, एक आश्रित होगा और एक आश्रित ना होकर के अपने आप पर निर्भर होगा, स्वतंत्र भी हो सकता है वो अपने आप में। जैसे आई स्टेड होम, मैं होम यानी घर पे रुक गया, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब अगर आप बिकॉज से, ये भी हालांकि कंजक्शन ही है, कंजक्शन से जोड़ा, लेकिन दोनों के भाव में मैं अंतर बताऊंगा, कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में। देखिए, इट वॉज रेनिंग के बारिश हो रही थी। यहाँ पे जब हम आश्रित उपवाक्य और निर्भर वाले वाक्यों को पढ़ते हैं तो उसमें एक विशेष बात होती है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं आई स्टेड होम, मैं घर क्यों रुक गया? मैं किस कारण, क्या कारण था, मैं किस चीज पर निर्भर हो गया कि मैं घर रुक गया? क्या हुआ वो बता सकते हैं आप मुझे? यानी बारिश हो रही थी, तो ये वाक्य इस पर आश्रित हो गया। बारिश हो रही थी, ठीक है, अच्छी बात है, बारिश हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं घर जो रुका हूं वो इसी वजह से रुका हूं कि बारिश हो रही थी, तो मेरा कारण रुकने का ये हो गया, ठीक है। यानी इसका जो रुकने का कारण है वो ये वाला वाक्य हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। और वहां क्या किया था हमने? वहां हमने किया था राम को, या मुझे जो है सेव पसंद है, लेकिन उसे बनाना यानी उसे केले पसंद है। उनमें दोनों में समान भाव है, एक को कोई चीज पसंद है, एक को कोई चीज पसंद है, एंड से जोड़ करके कंपाउंड बना दिया। पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो जाता है जाकर के, तब हम उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बस ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स में एक दूसरे पर आधारित हो जाता है, एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है एक वाक्य, एक स्वतंत्र होता है, एक ठीक होता है उसका भाव, लेकिन दूसरा उस पर आश्रित हो जाता है। और कंपाउंड में दोनों बराबर के भाव के होते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब जो मेन हमारा पैटर्न है, इसे हमें समझना है, बहुत विस्तार से समझना है, इसका हमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना ही करना है। तो उसके लिए क्या है हमारा कॉमन सेंटेंस पैटर्न, से हम स्ट्रक्चर फिर कह रहे हैं। कॉमन माने बोलते हैं सामान्य, सामान्य वाक्य का जो पैटर्न क्या होगा यहाँ पे, बनावट, पैटर्न माने रूप, कैसा रूप है वो, सामान्य रूप, वो हमें समझना। सामान्य रूप हम वही स्ट्रक्चर बनावट कह रहे हैं। कैसी बनावट है वह? सामान्य बनावट कैसी होती है? कौन कौन से वाक्य हैं जो हमें समझना है? के लिए एक तरफ पैटर्न लिखा हुआ है, एक तरफ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। देखिए पैटर्न क्या है, पैटर्न फिर मैं एक बार बोल देता हूं, यहाँ पे SVO, यहां से तो भागना ही नहीं, SVO से तो भागना ही नहीं। अगर वाक्य का स्ट्रक्चर जानना है तो SVO से नहीं भागना है। कहां जाना है? SVO को पकड़ के रखना है। उसके लिए क्या है, देखो SV, यहां पर उदाहरण दिया उन्होंने, बर्ड्स फ्लाई, यानी सब्जेक्ट बर्ड्स फ्लाई वर्ब हो गया। हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ जगह जो है ऑब्जेक्ट नहीं आता, पक्षी उड़ते हैं तो कोई बात नहीं, वाक्य का भाव पूरा हो गया, यानी दो से काम चल गया, ठीक है। कुछ जगह ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं हो तो चल जाएगा हमारा काम, ये भी हमारा राइट काम है अगर ना हो तो। फिर हमारा वही फिर दोबारा सा है SVO, यानी सी रीड्स ए बुक, ये दोबारा सा आ गया ये वाक्य। सी माने यहाँ सब्जेक्ट है, बी वर्ड्स, रीड्स यहाँ पे हमारा वर्ब है, और ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे कि हमारा जो स्ट्रक्चर बना वो SVO से बन गया। इसके बाद में फिर हमारा हम दोबारा जब जानेंगे तो फिर देखेंगे SV वन ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट। यहां डबल ऑब्जेक्ट समझना,
क्या चीज है। यहाँ एक तो ये वन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट नंबर 1, और यहाँ डबल मतलब 2, दूसरा ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट को एक जगह जोड़ दिया, है वही, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक और जोड़ दिया हमने। कोई बात नहीं, बड़ा जुड़ जाओ, हमारा भाव फिर भी आना है। यहाँ पे क्या देखो, सब्जेक्ट ही है कि वो हमारा वर्ब है, मी भी ऑब्जेक्ट है और ए गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। टी गेव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया, तो उपहार और मी दो चीज हमारी ऑब्जेक्ट में चली गई। घबराने की बात नहीं है, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कहीं ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो बात रहनी है एसवीओ जो का तो रहेगा, वहां से हटाएंगे तो एसवी रह जाएगा। नेक्स्ट एक चीज और हो जाती है, क्या हो जाती है, एसवीसी। सी मतलब यहां पर कंप्लीमेंट। कुछ बार क्या होता है कि वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है लास्ट का, वो उस वाक्य के पूरे भाव को पूर्ण कर देता है, तो उसे हम कंप्लीमेंट कह सकते हैं, उसे हम कंप्लीट भी कह सकते हैं। कैसे, दे आर हैप्पी, यहां दे सब्जेक्ट है, आर यहां हेल्प वर्ब यानी वर्ब है, एक ही बात है, और हैप्पी यहां ऑब्जेक्ट है। अब मैं वो हैप्पी को हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, हैप्पी हटा दो, दे आर में है, भाव नहीं निकल रहा। अब कंप्लीट किस शब्द ने किया, दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। दे आर में हैं, पता नहीं लग रहा वे हैं, लेकिन क्या हैं वे, कैसे हैं वे, कौन है वे। अब हमने हैप्पी शब्द लगाया तो आपका भाव पूरा आ गया, कंप्लीट हो गया, यानी इसका मतलब होता है दे आर हैप्पी। तो हैप्पी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारा कंप्लीमेंट का काम करता है। एस वी ए, कुछ बार यही देखना, फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पे ए एडवर्बियल यानी एडवर्ब का कोई प्रयोग हो जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर एडवर्ब भी आ सकता है। कैसे, ये सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, वाक वर्ब है, और आपका क्विकली शब्द है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, वो एडवर्ब। इसने क्रिया की विशेषता बता दी, क्या विशेषता बताई इसने, क्रिया की विशेषता बता दी। तो जब इसने क्रिया की विशेषता बताई तो आपको क्या लगा कि हमारा ऑब्जेक्ट वो एडवर्ब आ गया वहां पे। क्विकली बोलते तेजी से, ही माने वह, वाक्स माने चलता है, और क्विकली माने तेजी से। हम जैसे तेजी से चलते हैं हम कह देते हैं ही वाक्स क्विकली, वो तेजी से चलता है, जल्दी से चलता है। तो जल्दी से शब्द ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन साथ ही साथ ये चलने की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडवर्ब यूज हो गया। देखो एसवीओ को नहीं छोड़ाना, सब जगह हमने एसवीओ का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड ऑर्डर इन इंग्लिश सेंटेंस स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अगर हम पूरे के पूरे वाक्य को जानने की कोशिश करें एसवीओ को, हम फिर मैं वहीं आ गया एसवीओ। जब तक ये वीडियो चलेगी बेटा एसवीओ को नहीं छोड़ना है। अगर आपने एसवीओ को छोड़ दिया तो आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी छोड़ दोगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकोगे। अगर आपने क्या छोड़ दिया, एसवीओ यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, अगर अपना आपने ये जो नियम है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, तो आपका क्या होगा, आप ये मान के चलो कि आप जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी भूल जाओगे, वो खराब कर दोगे। क्या होता है, मैंने कहा सब्जेक्ट सबसे शुरू में होता है, वर्ब उसके बाद होता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में यानी अंत में होता है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा खोल लें, क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या चीज है इसमें जो हो सकती है। जैसे मैनर कोई तरीका हो सकता है, पैलेस कोई स्थान हो सकता है, कोई टाइम हो सकता है, ठीक हो सकता है। देखिए ऑब्जेक्ट में हम कुछ और अलग ऑब्जेक्ट जोड़े, जैसे मैंने कहा ये तो आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका 2 ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका 3 ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका 4 ऑब्जेक्ट हो गया। देखो बेटा कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती चली जाती है। मैनर कोई तरीके वाला हो सकता है, एक उदाहरण नीचे है बताएंगे भी। पैलेस कोई स्थान वाला हो सकता है, टाइम कोई समय दिया हुआ हो सकता है। तो वाक्य है हमारा, एग्जाम्पल है, सी सब्जेक्ट है, सी रोट ए लेटर नीटली एट होम, और लास्ट का शब्द है यस्टरडे। देखो कितना बड़ा वाक्य है, लेकिन है वही एसवीओ। इस वी को ओ को इन्होंने थोड़ा सा विस्तृत कर दिया, ठीक है, इस ओ को इन्होंने, ऑब्जेक्ट को इन्होंने थोड़ा सा विस्तृत कर दिया। अब समझेंगे, सी सब्जेक्ट है, वह रोट लिखती है, ये लेटर माने एक
पत्र लिखती है। यहां तक ठीक है आपका, देखिए यहां तक आपका बिल्कुल ओके है, क्योंकि आपका यहां से लेकर यहां तक का ओके हो गया। अब इसमें हमने क्या चीज पढ़ाई, नीटली माने बिल्कुल साफ राइटिंग में लिखती है। एट होम घर पे पहले से दे दिया कहां लिख रही है, एट होम भी लिख सकते हैं, इन द स्कूल भी लिख सकते हैं, है ना। और बचा हुआ कल लिखती है, यानी कल लिखा, तो लेटर उसने लिखा, घर पे लिखा, कल लिखा, तो क्या हुआ, आप ध्यान रखें, सी रोट आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, बिल्कुल पक्का है। लेकिन ए लेटर नीटली साफ सुथरा लिखती है, एट होम घर पे लिखती है और कल लिखती है, तो इसका मतलब पूरा वाक्य हुआ, उसने कल घर पर एक पत्र साफ साफ लिखा। हो गया वाक्य का भाव पूरा। वाक्य का भाव पूरा होना चाहिए, मीनिंग पूरी होनी चाहिए, मीनिंग में भी गलती ना हो और वाक्य के स्वरूप में बनावट में भी कमी ना हो। नेक्स्ट चलेंगे, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, इसे हम बोल सकते हैं बिल्कुल उचित जो फॉर्म है, उचित जो रूप है ना वाक्य का, उचित रूप है ये वाक्य का, ये उचित रूप है। बस केवल क्या सीखना है इस उचित रूप में, क्या चीजें और बढ़ाएंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही, भाई निगेटिव करना सीखेंगे, इंट्रोगेटिव करना सीखेंगे, इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप करना सीखेंगे, बस यही तो करना सीखेंगे और कुछ नहीं सीखेंगे। बाकी यही स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी आपके वाक्य की। अब आपको कॉमन एरर्स में आपको थोड़ी सी बात फिर बता देता हूं कि कुछ बार क्या होता है कि हमें वाक्य दे दिया जाता है, हमें वाक्य दे दिया जाता है, लेकिन उस वाक्य में कुछ कमी रह जाती है, उस एरर को आपको ढूंढना होता है। जैसे एक वाक्य है, पहले इसमें दे भी दिया कि इसमें ऑब्जेक्ट की और वर्ब की कोई ना कोई मिसिंग है। जैसे वेंट टू स्कूल, देखो इसमें मैंने पहले रेड रंग से लिख दिया कि गलत है, वेंट टू स्कूल, स्कूल जाता है, स्कूल गए, स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या कमी है, यानी हमारे यहाँ पे कौन सी चीज नहीं है, इसमें सब्जेक्ट ही नहीं दिया, तो वाक्य आपका गलत हो गया। क्या लिखना चाहिए हमें, यहाँ पे सी लिख दिया हमने, सब्जेक्ट बढ़ा दिया, सी वेंट टू स्कूल, ये वाक्य ओके हो गया, ठीक है, यानी ये हमारा ओके हो गया। ऊपर का हमारा ये रॉन्ग है, ये हमारा वाक्य ठीक नहीं है, क्योंकि किस चीज की मिसिंग है, किस चीज का एरर है, वो हमारा ऑब्जेक्ट का या वर्ब का है, लेकिन हमने सॉरी सब्जेक्ट का या वर्ब का, हमने पहचान लिया सब्जेक्ट का है, वर्ब तो है, सब्जेक्ट का है। इनकरेक्ट क्लाउज ज्वाइनिंग है, एक दो वाक्यों को जोड़ करके बना गया है, आई लाइक टी, आई ड्रिंक इट एवरी डे। देखो वाक्य तो दो हैं, आई लाइक टी, आई ड्रिंक इट एवरी डे, मैं चाय को पसंद करता हूं या करती हूं और मैं चाय को रोज पीता हूं, ठीक है, वाक्य है दो, लेकिन जोड़ा तो नहीं, कहीं से जोड़ा भाई, वो कंजक्शन तो है नहीं आपका, कंपाउंड तो हो नहीं पा रहा, तो कंपाउंड के यूज में हमें क्या करना है, उन वाक्यों को दोनों को इकट्ठा करना है। कैसा करना है, आई लाइक टी, मैं चाय पीता हूं, एंड से जोड़ दो, और मैं, तो क्या हुआ हमारे पास में, क्या कमी हमने कर दी, एंड से जोड़ना था, लेकिन हमने एंड से ना जोड़ करके एंड हटा दिया और दोनों वाक्य अलग अलग लिख दिए, आई लाइक टी, आई ड्रिंक इट एवरी डे। तो हमने क्या करना है, कंपाउंड हमें इस वाक्य को करना है, दो वाक्यों को एक जगह जोड़ना है, तब हमें पता लगेगा कि हमारा एक कंपाउंड वाक्य बन गया। तो इसमें क्या कमी थी, इसमें हमारी क्लाउज ज्वाइनिंग की कमी थी, यानी ज्वाइनिंग करने वाला जो शब्द है, जो जोड़ने वाला शब्द है, जोड़ने वाला जो शब्द है वही नहीं, जिसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कंजक्शन है, वो है ही नहीं, तो हमारे वाक्य का भाव तो खत्म हो ही गया, हमारा वाक्य भी गलत हो गया। तो इस प्रकार से हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हमें कॉमन एरर्स में दिखाई दे कि भाई कोई चीज इसमें कमी है, इसमें किसी चीज की कमी है, तो हमें क्या करना है, उसे पहचानना है, पहचानने के बाद हमें उसे लिखना है कि हाँ इसमें ये कमी है, इस वाक्य में अगर आप कमी ढूंढ देते हो, उस कमी को पूरा कर देते हो, तो भाई जब भी आप किसी क्लास में जाएंगे, कहीं पर आप पेपर दे रहे होंगे, कहीं एरर छांट रहे होंगे, गलतियां छांट रहे होंगे, तो आपका नंबर वहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमें प्रैक्टिस सेंटेंस दिए हैं, एक सिंपल का दिया, एक कंपाउंड का दे दिया, एक कॉम्प्लेक्स का दे दिया। अब प्रैक्टिस करनी है आपको, आराम से ध्यान से समझना है क्या है इसमें। द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें सिंपल है बिल्कुल, ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट। मैं बिल्कुल भी आपको भूलने नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाओ, लेकिन आप इसे नहीं भूलेंगे। अगर आप इसे नहीं भूलोगे तो ये समझ लो आप भूलेंगे तो आप हो ही नहीं, साथ ही साथ जो है आप
इसे याद भी कर लोगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा यही बात आपके सामने रखता हूं, मेरी उम्मीद रहती है कि आप वीडियो देखते देखते ही याद कर लें, अलग से आपको पढ़ने की कोई जरूरत ना पड़े। तो क्या हुआ, पहला है सिंपल। सिंपल में मैंने आपको समझा था कि एक विचार होता है, वन आइडिया होता है, वन आइडिया। अब उस वन आइडिया को हमने केवल एक ही चीज से बताया है। क्या बताया भाई, ध्यान से देखेंगे, सूरज पूर्व में निकलता है, तो एक ही तो आइडिया है, एक ही तो वाक्य है, उसमें दो वाक्य नहीं जुड़े, या नया दो विचार जुड़े। ठीक है, तो हमारा सिंपल हो गया, एसवीओ से हो गया। लेकिन अब दूसरे में देखिए, जो कंपाउंड हमारा संयुक्त वाक्य हम बनाएंगे। अब संयुक्त वाक्य में आपने क्या देखा, संयुक्त किया, आई कुकड डिनर, मैंने खाना पकाया, मैंने खाना बनाया, एंड माई ब्रदर क्लीनड द टेबल, और जो मेरा भाई है उसने क्या साफ किया, उसने टेबल साफ किया। मैंने खाना पकाया, मेरे भाई ने टेबल साफ किया। तो इसमें दो विचार एक जगह जुड़ गए। कहां से जुड़ गए भाई, ये रहा आपका कंजक्शन। अगर कंजक्शन से दो विचार जुड़ गए, दो समान वाक्य जुड़ गए, तो हमारा वाक्य क्या हुआ, जो पीछे पढ़ा कर आए हैं, कंपाउंड, जिसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब तो दिक्कत नहीं रही। अब हमने एंड से जोड़ा है, तो दो विचार है। अब इसमें फिर वही बात है, देखो इसमें देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। यहां पर आप चलेंगे, एंड जोड़ दिया, एंड से बाद में हमने ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखें, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये हम नहीं भूल रहे हैं, इन्हें हम जो का तो याद करते चल रहे हैं। इनमें भूलना ही नहीं है कि ये तो रखना है, ये तो नियम है हमारा। फिर हम आपको आगे एक वाक्य और हमने जोड़ा, कॉम्प्लेक्स से जोड़ा। कॉम्प्लेक्स से कैसे जोड़ा, मैंने कहा था कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो जाता है, तब उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और संयुक्त में दोनों वाक्यों के विचार लगभग बराबर होते हैं, जिन्हें हम एक दूसरे में जोड़ देते हैं। देखो, मैंने खाना बनाया, मैंने खाना बनाया, मैंने भी काम किया। मेरे भाई ने टेबल साफ किया, उसने भी काम किया, दोनों को इकट्ठा कर दिया, समान चीज थी, दोनों इकट्ठी हो गई, एंड से जुड़ गई, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन अब इसमें आपको बताऊंगा, आई वॉज टाइड, मैं थका हुआ था, आई वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए मैं कहां चला गया जल्दी, कहां जल्दी चला गया मैं, बेड पर, सोने के लिए, सोने के लिए मैं जल्दी चला गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि तुम सोने के लिए जल्दी क्यों चले गए, तो आपका आधारित वाक्य ये वाला इस पर है। क्यों, क्योंकि वो थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड, मैं थका था इसलिए मैं जल्दी सोने के लिए चला। तो वाक्य कहां से बोलेगा, क्योंकि मैं थका था इसलिए मैं सोने के लिए जल्दी चला गया। ध्यान रखना, दोनों वाक्यों का अर्थ जब निकालोगे तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होगा, तब वो कॉम्प्लेक्स होगा, जिसे हम मिश्रित कहते हैं। मिश्रित का ध्यान भी रखें, मिश्रित का मतलब होता है मिश्रण, मिश्रित का मतलब होता है मिश्रण। तो इसमें दो विचारों के मिश्रण होते हैं, उसमें समान भाव के संयुक्त होते हैं, एक दूसरे को समान भाव से जोड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको ये वाक्य दिखाई देंगे। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में अंतर पूछ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी अंतर आ सकता है। तो ठीक है, ध्यान रखें, आई वॉज टाइड, मैं थका था इसलिए जल्दी बेड पर चला गया। मैं जल्दी बेड पर क्यों चला गया, क्यों, क्योंकि उसका आश्रित, ये आश्रित किस पे, ये वाला वाक्य इस पे आश्रित है। मैं जल्दी बेड पर चला गया, कोई भी पूछ सकता है भाई क्यों जल्दी गया तू बेड पर, तो आप उसका उत्तर देंगे वो यहाँ पे आश्रित है उस पे कि मैं थका था। ठीक है, नेक्स्ट एक और इसमें दिया है कि कुछ बार ऐसा हो जाता है कि दो वाक्य ना जोड़ के तीन वाक्य भी जोड़ देते हैं। ठीक है, उन्हें भी समझेंगे आराम से। आल्दो ही वाज इल, हालांकि वो बीमार था, ही अटेंड क्लास, उसने अपनी कक्षा अटेंड की यानी क्लास में गया, एंड ही टुक द टेस्ट, और उसने टेस्ट भी दिया। तो तीन जोड़ दिए, संयुक्त से जोड़ दिए। इसमें क्या, एक तो कंपाउंड से हो गया, कोमा लगाया, एक तो कंपाउंड हो गया, एक कॉम्प्लेक्स, दोनों से जोड़ दिए इकट्ठे कर। ठीक है, ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं कि तीन वाक्य आपको जोड़ने हैं, लेकिन फिर भी हमने बता दिया है कि कुछ बार तीन वाक्य भी आ जाते हैं, उन्हें भी हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, और कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में भी जुड़ जाते हैं। अब एसवीओ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के हमारे कितने प्रकार के वाक्य हैं जिनमें हम इनका यूज करते हैं, कैसे हम इन्हें बनाते हैं। जहां मैंने अभी अभी आपको समझा, केवल एसवीओ समझाया है, एसवीओ, लेकिन हम इनमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे अब। यानी अफर्मेटिव में कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव का मतलब होता है आपका सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य इसे कहते हैं हम, इसमें कोई चीज स्वीकार कर ली जाती है, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। एसवीओ का नियम रहेगा यहाँ पे,
फिर हम इससे निगेटिव नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक क्या होगा भाई? नकारात्मक वाक्य होगा जिसमें किसी चीज को मना कर दिया जाता है, वो आपका नकारात्मक हो जाएगा। इसमें हमेशा ध्यान रखना, या तो नोट का प्रयोग होता है या तो नेवर का प्रयोग होता है। दो चीज इसमें जरूर आ जाती है, ना नोट आएगा या नेवर भी आ सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने समझा रहा हूं मैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? जिनमें क्वेश्चन किया जाता है। ये आपके क्वेश्चन से भरे हुए जितने भी सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन किया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। फिर आपका इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस आपके कैसे होते हैं? इन्हें आज्ञावाचक भी कहते हैं, इन्हें सलाहवाचक भी कहते हैं, इन्हें प्रार्थनावाचक भी कहते हैं। तीन प्रकार से इनका नाम ले सकते हैं, क्योंकि इनमें तीन क्वालिटी होती है। जब वाक्य आगे बनेंगे, अभी बना रहे हैं थोड़ी देर में, तो आप देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में तीन क्वालिटी होती है। एक क्वालिटी होती है या तो हम उसे आज्ञावाचक, आप अगर समझें, अर्थ भी समझें, साथ के साथ में भाव भी समझें कि कौन सी चीज हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें क्या समझना चाहिए। अब मैं समझा रहा हूं आपको इंपरेटिव सेंटेंस, तो उसमें तीन प्रकार के भाव होते हैं। या तो आज्ञा दी जाती है, या तो फिर आपका प्रार्थनावाचक होती है, प्रार्थनावाचक, प्रार्थना की जाती है 2 नंबर पे। या फिर हम इंपरेटिव सेंटेंस के तीसरे भाग को पढ़ सकते हैं। उसमें क्या हो सकता है? तीसरे में सलाहवाचक भी हो सकता है, यानी सलाह भी दी जा सकती है, सलाहवाचक। तो तीन प्रकार से आपका इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा जाता है। इसके बाद में एक हमारा और लास्ट का होता है, 5वें नंबर पर हम इसे पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके लास्ट में ध्यान रखना है, इसके लास्ट में एक ही ऐसा चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है। संबोधन, संबोधन चिन्ह वाले जितने भी वाक्य होते हैं, संबोधक वाक्य होते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहते हैं। तो आप ध्यान रखें, हम तीन प्रकार से तो वाक्य पढ़कर आए हैं पहले, जिसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगभग सभी बच्चे समझते हैं। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस भी हम यहाँ पर आज जोड़ेंगे, इनमें एसवीओ में ही, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में भी आज हम जानकारी लेंगे और आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। अब आप पहला सेंटेंस समझेंगे, जिसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बच्चों बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगर एक प्रकार का वाक्य बनाना सीख लिया, आप केवल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखो, निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने की जरूरत नहीं, उसी से बनाना है। थोड़ा सा चेंज करना है बस, उसमें कुछ ना कुछ बढ़ाना है या उसमें से कुछ घटाना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होता है जिसमें हम अपनी किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, वो क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सर बस यही एसवीओ ही रह गया इस वीडियो में, लेकिन बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम एसवीओ ही तो पढ़ा रहे हैं, हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही पढ़ा रहे हैं, वही एसवीओ है। तो अफर्मेटिव में हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये रखेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे सी रीड से बुक, ये कई बार आ गया उदाहरण, और भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। इससे अलग एक वाक्य और लिख सकता हूं मैं, ही रोट ए लेटर, मैंने ये लिख दिया, चलो बदल दिया ये भी वाक्य। तो इसमें भी वही स्ट्रक्चर होगा, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। दे प्ले क्रिकेट, इसमें भी देखो मैं क्रिकेट खेलते हैं, दे सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो एसवीओ ऐसा आपका अफर्मेटिव में चला गया। अब आप नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में हमें बोलना है वाक्य निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नोट बढ़ जाएगा, निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मकता आ जाएगी, मना कर दी जाएगी। कैसे? स्ट्रक्चर क्या होगा? जहां हम स्ट्रक्चर अभी पढ़ के आए हैं एसवीओ का, ध्यान रखना, एसवीओ तो है, देखो ध्यान से, एस भी है, वी भी है, और सॉरी, और वी ए भी है, और ऑब्जेक्ट भी है। क्या बढ़ा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब जो हमारी थी, इसके बाद में नोट बढ़ा दिया। जैसे सी डज नॉट रीड ए बुक, अभी हमने पढ़ा था सी रीड्स ए बुक, अब हमने रीड तो झुका तो रखा, एस हटा दिया इसका, और ऑब्जेक्ट भी झुका तो रखा, हमने इसमें डज नॉट बढ़ा दिया। बताओ, एसवीओ है अपनी अपनी जगह पे, केवल क्या बढ़ा हमने? डज नॉट हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद बढ़ा दिया और वाक्य निगेटिव बन गया। या दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, पिछली स्लाइड में देखें आप, तो वहां हमने लिखा था दे प्ले क्रिकेट, लेकिन हमने इसका निगेटिव बनाना है। स्ट्रक्चर क्या बन गया?
सब्जेक्ट बन गया, वर्ब बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बढ़ा हमने निगेटिव करने के लिए? सब्जेक्ट के बाद आपका डू नॉट बढ़ा दिया, ये हमने यहाँ पे प्लस कर दी। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखेंगे आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य अगर बोल रहा है तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीछे मैं लिखवाऊं अभी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य या क्वेश्चन वर्ड वाक्य भी कहते हैं। क्या होता है, इनमें प्रश्न पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एक तो ध्यान रखना है, इसके 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप सेंटेंस, फर्स्ट टाइप सेंटेंस का जो हिंदी में अगर याद रखो तो क्या शब्द वाक्य के शुरू में होता है? क्या शब्द वाक्य के शुरू में? बोल लो, आप कैसे बोल लोगे? याद रखना है बिल्कुल पक्का कि अगर क्या शब्द शुरू में आ गया तो वो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया, क्वेश्चन पूछने का फर्स्ट टाइप हो गया। इसमें क्या शब्द शुरू में आ गया तो उसमें ध्यान रखना है हेल्प वर्ब भी सबसे शुरू में आ जाती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्प वर्ब को शुरू में रख देते हैं, सब्जेक्ट को उसके बाद रख देते हैं, मेन वर्ब को बाद में रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को उसके बाद में रख देते हैं। अब फिर ध्यान से रखो, मैंने कहा एस पी ओ, मैं नहीं भूल रहा हूं उसे, ना भूलना है, लेकिन एस वी ओ से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी। क्या एस वी ओ में हमने कोई अंतर किया? नहीं किया। वर्ब तो ऐसे ही चलेगी, ऑब्जेक्ट ऐसे ही बाद में रहेगा, लेकिन हम उससे पहले, उसके बीच में या ऑब्जेक्ट को 2-3 रूपों में बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे डज सी रीड ए बुक, क्या वह एक किताब पढ़ती है। अब मैं इसका हिंदी लिख देता हूं, याद भी हो जाएगा। क्या वह एक किताब, या पुस्तक भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, किताब पढ़ती है। और कौन सा मार्क लगाना है? क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क जो है इंट्रोगेटिव का सरकारी चिन्ह है, वो लगाना ही लगाना है। अगर उसे नहीं लगाओगे तो आपका नंबर भाग जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन मार्क हमारा इंट्रोगेटिव के तीनों प्रकार में हम जो पढ़ाएंगे भी, एक प्रकार आपका चल रहा है, दूसरा तीसरा पढ़ाएंगे, उसमें भी लगाना है, ध्यान रखना है। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। ध्यान रखो, क्या शब्द वाक्य के शुरू में, इसमें भी आ जाएगा। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, इसमें भी हमने फिर गलती कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं गलती, नहीं, क्वेश्चन मार्क हमें लगाना ही है। अब फिर देखिए इसमें क्या है हमारा, इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या बढ़ा हमने? हेल्प वर्ब शुरू में बढ़ा दी, यानी एसवीओ हमारा जो कतु है। इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो कतु है, लेकिन हमने हेल्प वर्ब शुरू में पढ़ा दी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन आपका WH से शुरू होता है। एक शब्द इसमें है जो हाउ भी होता है, और WH से ना शुरू होकर के H से शुरू होता है, लेकिन वो भी हमें यहीं पर सीखना है। क्या है वो? क्वेश्चन वर्ड है। तो कि जितने भी क्वेश्चन है हमारे WH वाले, जितने भी वर्ड हैं, उनका प्रयोग करना सीखना है हमें सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप की पहचान ये होती है कि पर्सनवाचक जो शब्द होगा, पर्सनवाचक शब्द, अब पर्सनवाचक शब्द मैं आपको ही लिखवा देता हूं, आपको याद हो जाएंगे, अलग से वीडियो में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्सनवाचक शब्द जो हमारा होगा, या हिंदी में क्या हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कब हो सकता है, कहां हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसा भी है, इसमें ही कैसे हो सकता है, ये हो सकते हैं हमारे। इससे अलावा भी कुछ हैं, जैसे कितना, कितनी, है ना, वे भी हैं। तो हम इन शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे, इनकी इंग्लिश भी जान लेंगे, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। अभी यहाँ लिखवा दूं मैं, तो क्या यानी वाट हो सकता है, देखो WH से शुरू हुआ, वाट के बाद में वाई हो सकता है, WH से शुरू हुआ। फिर हमारा वैन कब हो सकता है, यानी वैन हो सकता है, WH से शुरू हुआ। फिर वेयर हो सकता है, फिर WH से शुरू हुआ। और फिर मैंने एक शब्द लिखा है हाउ हुआ, जो कि केवल HOW होता है, H से शुरू होता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से रखेंगे कि हमारे जितने भी क्वेश्चन सब्जेक्ट हैं, कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, वे हमें कहाँ प्रयोग करने। हेल्प वर्ब को हमने शुरू में लाए थे फर्स्ट टाइप में, लेकिन सेकंड टाइप में हम इन्हें हेल्प वर्ब से पहले ले आएंगे, SVO को चुका तो। ठीक है, देखो कैसा होगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे शुरू में, हेल्पिंग वर्ब पहले ही है, यहाँ पे पहले आ गई फर्स्ट टाइप में।
सब्जेक्ट फिर आ गया, वर्ब फिर आ गई, ऑब्जेक्ट फिर आ गई। बेटा ध्यान रखें, और आप लास्ट में देखेंगे आप क्वेश्चन मार्क आपका होना ही होना है, इसे हमें नहीं हटाना है। तो क्वेश्चन वर्ड बढ़ गया सेकंड टाइप में, क्यों कब कैसे वाक्य के बीच में होंगे। व्हाट डज सी रीड, वह क्या पढ़ती है। देखो हमने कहा था क्या वह पुस्तक पढ़ती है, तो क्या शब्द शुरू में आता, अब क्या बीच में आ गया, वह क्या पढ़ती है, क्या पढ़ती है वो, तो इस क्या को हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड कहेंगे इसे हम, यानी WH कहेंगे इसे हम। WH वाला क्या है हमारा, व्हाट हो गया, ये रहा व्हाट। ठीक है, तो आप इसमें लिख लेंगे ये क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जिन्हें हम ब्रैकेट में क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, वाक्य के बीच में होते हैं। हिंदी के जब वाक्य बोल लोगे तो वाक्य के बीच में दिखाई देंगे, बीच में, प्रारंभ में नहीं आएंगे। प्रारंभ में तो एक ही शब्द आएगा फर्स्ट टाइप में, वाट ना करके क्या आएगा शुरू में, क्या, उसके लिए हेल्पर का प्रयोग शुरू में कर लेते हैं। लेकिन अगर क्यों कब कैसे वाक्य के बीच में है तो उनकी अंग्रेजी हमें यानी हेल्प वर्ब से भी पहले लगानी ही लगानी है, वाट लगा दिया, फिर हम सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हमने वर्ब लगा दी। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, चल जाता है। तो दूसरे प्रकार का हमारे समझ में आ गया होगा। तीसरे प्रकार का हमारा सेंटेंस होता है जिसे हम हु का वाक्य भी कहते हैं। हु ये बिल्कुल अलग से चलता है। हु माने को कहते हैं कौन, कौन। कुछ बार इसकी ध्वनि किसने भी आती है, ध्वनि कौन सी आती है, कौन या किसने आती है। ठीक है, तो हु क्या आपका एक ऐसा वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, जो कि प्रोनाउन का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। प्रोनाउन कहां लगता है, वो सब्जेक्ट का काम करता है। इतनी अच्छी बात है, अब क्या सब्जेक्ट ही हु बन गया। तो हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपका वाक्य ही वहीं से लगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम SVO पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा भाई सब्जेक्ट जो है हु है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने सारी चीजें पीछे जान ली है। तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या रखना है, हु रखना है। अभी वो बात चली गई फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। हु क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, तो हमारा उसका प्रयोग सब्जेक्ट के ग्रुप में कर लेना है। कैसे करेंगे स्ट्रक्चर, हु हेल्पिंग वर्ब, देख लो सब्जेक्ट के स्थान पे आपका हु आ गया, मेन वर्ब आपकी वर्ब है ही, फिर आपका ऑब्जेक्ट है ही। बस आपने देखो आपके कितनी जानकारी आज प्राप्त कर ली, SVO का पूरा ज्ञान आपको हो गया होगा। आप नहीं बोलोगे, अगर एक बार आपको बस यही है कि कहीं कहीं कमी आ गई, गलती आ गई है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, दोबारा से फिर जान लो। ठीक है, और साथ ही साथ में कमेंट करते रहो। कोई भी डाउट हो, मैं अभी कह रहा हूं, लास्ट में भी बता के जाऊंगा कि कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट में डाल दो, अगली वीडियो में हम उसका हल करके भेजेंगे, उसको बताएंगे, समझाएंगे। कोई भी चैप्टर हो, हम जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाते पढ़ाते हम पीछे की कोई भी अगर समस्या आपको आई है और वो हमें कमेंट बॉक्स में पता लग गई है, तो हम उसको जरूर आपको समझा देंगे। तो क्या है एग्जाम्पल आपका, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो। वाक्य ध्यान रखना है, हु के वाक्य बिल्कुल अलग ही बनते हैं। हु आर यू तो सब्जेक्ट के स्थान पर, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखना है, कोई बात नहीं, वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब है, कुछ ना कुछ तो है, हेल्पिंग वर्ब है वर्ब। और जब हम वर्ब को पढ़ते हैं तो उसके दो भाग पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब से ही निकल के आई है। ठीक है, क्योंकि इसकी सहायता करती है वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब वर्ब की सहायता करती है। ध्यान रखा करो, समझने की बात है। कभी कभी आप विचलित हो जाते हो समझते समझते कि जी हेल्प वर्ब आ गई, भाई हेल्प वर्ब भी भाई वहीं से आई है, कहां से, वर्ब की सहायता करने वाले शब्द है, तो ये भी आपकी वर्ब का ही एक भाग होता है। हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा है, फिर हु हमने कहा रख दिया, सब्जेक्ट के स्थान पर। देखो सब्जेक्ट रख दिया, आपका हेल्प वर्ब भी है और वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। फिर हमने हु विल कम टू द पार्टी, पार्टी में कौन आएगा, हु विल कम टू द पार्टी, पार्टी को कौन आएगा, पार्टी में कौन आएगा, तो क्या है, फिर वही सब्जेक्ट के स्थान पर हु आ गया, विल आपका हेल्प वर्ब हो गया, कम आपका वर्ब हो गया, और टू द पार्टी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हम पढ़ाएंगे एक बार फिर इसी SVO में, इसमें जैसे टू आया है, क्या है, टू आपका प्रीपोजिशन है, किसी वाक्य को दूसरे, किसी शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ रहा है, तो उन्हें हम कंजक्शन
सॉरी हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, ये प्रीपोजिशन है। हु हैज टेकन माई पेन, पेन मेरा पेन किसने ले लिया, या मेरा पेन कौन ले चुका है, तो क्या आ गया, हु के स्थान यानी सब्जेक्ट आ गया, हैज आपकी हेल्प वर्ब आ गई, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आ गई, और माई पेन ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखें कि हमने एसवीओ को नहीं खोया अभी तक और ना खोना है। ठीक है, आप नेक्स्ट पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जैसा मैं पीछे लिखा हूं 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका ऑर्डर होता है, इसमें आदेश दिया जाता है, जिसमें आज्ञा दी जाती है, आदेश भी बोल सकते हैं इसे, आज्ञा भी बोल सकते हैं, आज्ञावाचक। सेकंड आपका एडवाइज हो गया, जिसमें सलाह दी जाएगी, जिसे हम सलाहवाचक बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड आपका रिक्वेस्ट हो गया, जिसमें हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना, रिक्वेस्ट। तो 3 चीज ध्यान रखना है, एक में ऑर्डर होता है, एक में एडवाइज होता है, एक में रिक्वेस्ट होता है। अब तीनों के तीनों प्रकार के हम वाक्य देखेंगे, नीचे स्ट्रक्चर देखेंगे। जब भी मैं यू, देखो यू को यहां ब्रैकेट में किया, यानी जब भी हम वाक्य बोल लेंगे तो यू होगा तो जरूर उसमें, पर उसे हम बोलते नहीं, तो यानी यू को नहीं बोलते। वर्ब और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, यानी मैंने आगे लिख भी दिया, वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही हमारा काम चल जाता है। लेकिन सब्जेक्ट है, क्या है, यू, यू है, लेकिन उसे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो फिर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यू को हमने लोप कर दिया, हाइड कर दिया, छिपा दिया। देखो सब्जेक्ट यू इज यूजुअली हिडन, हिडन माने छिपा रहता है, वो आता नहीं सामने, क्या होता है, यू छिपा रहता है। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में यू जो है एक किस्म से चोर है, वो छुप जाता है, उसे हम पकड़ नहीं पाते, उसे ढूंढ नहीं पाते। तो बस नहीं मिल रहा तो ना मिले भाई, हमें तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, चल छुप जाए तो। ठीक है, तो क्या किया हमने किया ओपन द डोर। ओपन आपकी वर्ब हो गई, डोर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या छुप रहा है इसमें, यू है नहीं, कोई बात नहीं ना हो, लेकिन हम क्या रहे हैं, दरवाजा खोलो। अब हम इसे अगर पूरा बोल रहे तुम दरवाजा खोलो, तो हमने तुम हटा दिया, हमने तुम छुपा दिया, यू हमने छुपा दिया। तो इसे हम इंपरेटिव सेंटेंस का कौन सा वाला कहेंगे, यहाँ पे हमने आदेश दिया, यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है, तो इसे हम ऑर्डर बोलते हैं। फिर डोंट मेक ए नॉइज, निगेटिव फॉर्म में डोंट शुरू में आ गया, डू नॉट होता है, मेक माने करना होती है, और नॉइज माने आपकी होती है आवाज, आवाज मत करो, यानी हमारा वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। यू मैंने कहा था, यानी यू डू नॉट मेक ए नॉइज ना बोल करके हम क्या बोलते हैं, डोंट मेक ए नॉइज। यहाँ पे बढ़ा लो भाई, जब हम मेक ए नॉइज करते हैं ए जरूर लगाते हैं, गलती से टाइप हो गया तो मेक ए नॉइज जरूर लगाते हैं, निगेटिव फॉर्म होती है। तो आप जो है शोर मत करो, क्या चीज दे रखी है आपको, सलाह, आपसे एडवाइज की गई है, एडवाइज की गई है आपको, है ना, सलाह दी गई है कि आप आवाज मत करो, शोर मत करो। तीसरा देखेंगे, प्लीज हेल्प मी, यहां प्रार्थना कर दी, देखो प्लीज माने कृपया, मी माने मेरी, हेल्प माने सहायता, यानी आपका वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, रिक्वेस्ट हो गई, मेरी सहायता करो, प्लीज मेरी सहायता करो। यहाँ पे हमने क्या किया, प्लीज मेरी सहायता करो, रिक्वेस्ट आपका हो गया। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस हो गए, इन्हें आज्ञावाचक, प्रार्थनावाचक और सलाहवाचक। लिख लो एक बार, आज्ञावाचक, सलाहवाचक और प्रार्थनावाचक, प्रार्थनावाचक, ये 3 प्रकार से आप बोल सकते हैं। आज्ञावाचक इन्हें हम ज्यादातर बोलने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चीज है आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिन्हें सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य होता है, अरे ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे ये क्या है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विस्मयबोधक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य भी कहते हैं, विचित्र बोधक वाक्य भी कह सकते हैं, आश्चर्यचकित वाक्य भी कह सकते हैं। और इसमें एक मार्क हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये लगा हुआ है लास्ट में, ये भी होता है, जरूर होता है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, या तो व्हाट लगा देते हैं या हाउ लगा देते हैं,
एडजेक्टिव नाउन लगा सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब देख लो, मैंने कहा ये तो छोड़नी नहीं है, बस इसके पहले ये चीज जोड़ दी हमने। जैसे वाट से किया, वाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, कितनी सुंदर पेंटिंग है, और बाद में लास्ट में ये वाला चिन्ह लगा दिया। लग तो ऐसा रहा है जैसे कि वाट है यानी क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये कहा भाई कितनी सुंदर पेंटिंग है, क्या पेंटिंग है, कैसी पेंटिंग बनाई है। तो हमें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, हमें थोड़ा सा विस्मित हो गए और हम थोड़े से चकित हो गए। तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से वाक्य का रूप बनाते हैं, स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से बनता है। तो उसमें हाउ और व्हाट शुरू में लगा लेते हैं, कोई एडजेक्टिव या नाउन जो भी होगा, देखो एडजेक्टिव आपका ही है, विशेषता बताने वाला शब्द है, इसे हम एडजेक्टिव बोल रहे हैं, ठीक है। पेंटिंग आपकी ये सब्जेक्ट और इट इज, इट माने यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और वर्ब यहाँ पे हेल्प वर्ब हो गई आपकी। मैंने कह ही दिया कि हेल्प वर्ब और वर्ब कोई सी भी हो चल जाएगा काम हमारा। हाउ लवली सी लुक्स, हाउ लवली कितना सुंदर ये दिख रहा है, लवली माने प्रिय, सी माने वह है, लुक्स माने दिखाई देती है, वो कितनी सुंदर दिखाई देती है, वो कितनी प्रिय दिखाई देती है। क्या है यहाँ पे आश्चर्यचकित होने वाला एक शब्द हाउ, और लवली माने प्रिय हो गया यानी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और सी लुक्स फिर वो आ गया आपका सब्जेक्ट और वर्ब, ये तो बोलना ही नहीं है हमें। हाउ दैट इज अमेजिंग, अमेजिंग बोलते हैं जो आश्चर्यचकित करने वाले शब्द होते हैं, अमेजिंग, ओ भाई अमेजिंग, आश्चर्यचकित कर दिया हमें, हाउ दैट इज अमेजिंग, कितनी आश्चर्यचकित बात है, कितनी आश्चर्यचकित होने वाली चीज है। तो यहां पर हमने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। हमने आज जाना सेंटेंस स्ट्रक्चर, हमने आज जाना एसवीओ, हालांकि हमें इस वीडियो को देखने से पहले नहीं पता था, लेकिन हमने आपके साथ में पढ़ा, आपने इसको जाना पहचाना, अच्छी तरीके से आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका करते हैं। आप हमें कमेंट करते रहिए, हेरन एकेडमी को आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। हम आस करते हैं कि आप हमारी वीडियो से संतुष्ट होंगे, आप कुछ ना कुछ हमारी वीडियो से प्राप्त कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, इसे खोना नहीं चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, लगातार प्रोग्रेसिंग करते रहना चाहिए। और कोई भी डाउट अगर हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना नाम और पते के साथ में कमेंट करें, अपना डाउट लिखें, और कोई भी समस्या हो हम उसे आपके लिए हल करके जरूर देंगे। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को देखा और आपके साथ मैं पढ़ा रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी अच्छी तरीके से आपने पढ़ा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।